स्टूडेंट्स, देखो सीए इंटर में जो पेपर 2 है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, उसकी आरटीपी की एक क्लास हम कहते हैं इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। आरटीपी में आपको अमेंडमेंट देखने में थोड़े ज्यादा लगेंगे, वैसे वास्तव में इतने अमेंडमेंट है नहीं, क्योंकि कहते हैं इसमें देखो इन्होंने जो लास्ट टाइम वाली आरटीपी थी नवंबर 22, कुछ अमेंडमेंट वो भी दे दिए, तो आपका फालतू में टेंशन बढ़ा दी। क्वेश्चंस में कुछ नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस हैं, चलो समझते हैं। ये कह रहे हैं कि सर जो लेटेस्ट कहते हैं इसमें अभी चल रहा है आईसीए के पोर्टल पर, वही वाला स्टडी मटेरियल यूज लो। ऐसे तो आईसीए बढ़िया है, पेज नंबर और सबके साथ कहते हैं बताती है। ये वाला जो अमेंडमेंट है ये सबसे मेन काम का अमेंडमेंट है इस पूरी आरटीपी में, बाकी भी ठीक है पर क्वेश्चन लायक दम इसमें, क्योंकि देखो ये किसका डेटा है, स्मॉल कंपनी का। स्मॉल कंपनी कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें ध्यान रखना सेक्शन में जाओगे तो दो दो क्राइटेरिया गिवन है। सेकंड जो हायर वाला क्राइटेरिया उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, पर वो फॉलो भी नहीं होता, वो अब क्या हो गया, अगर आप पेड अप कैपिटल पे जाओगे तो ₹4 करोड़, अर्लियर था 2 करोड़, बेचारा अर्लियर भी नहीं, कोई 2-5 साल पहले 1 अप्रैल 21 से था, ठीक है। यहां बीच में वर्ड क्या है, एंड, फिर टर्नओवर हो गया ₹40 करोड़, अर्लियर 20 करोड़। मतलब जो भी केस स्टडी आ जाए वो इसे अमाउंट पे सॉल्व करनी चाहिए। और अगर एक्सक्लूड वाला भी चलो अब लिख ही रहा हूं तो लिख ही देता हूं, कौन सी कंपनी है, स्मॉल कंपनी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, एंड कंपनीज ऑफ स्पेशल एक्ट। तो ये आपका स्मॉल कंपनी 2 क्लॉज कहते हैं, इसमें 85 अच्छा डेटा है, ये एग्जाम के लिए काम का। ये 2 करोड़ और 20 करोड़ की जगह क्या हो गया, 4 करोड़ 40 करोड़। चलो नेक्स्ट लेते हैं, ये सेम है, मतलब ये नवंबर वाले आरटीपी का सेम डेटा है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेडमार्क का वायलेशन होने पर जब ट्रेडमार्क ओनर उसको अप्लाई करता था तो 3 इयर्स में उसे अप्लाई करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती थी जिसने वायलेशन किया भाई तू तेरा नेम चेंज कर, उसके लिए पहले 6 मंथ्स का टाइम था, अब 3 मंथ्स का हो गया, पर ये पिछले आरटीपी में ही हो गया था। अब वो प्यार से अगर बात नहीं माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने साइड से उसको नया नाम दे देगी, मतलब वैसे तो उसको चेंज करना चाहिए था पर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपने साइड से नया नेम दे देगी, और आरओसी पुराना नेम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटाएगा, उसके प्लेस पे न्यू नेम लिखेगा और फ्रेश सीओआई दे देगा। तो ये तो ओल्ड डेटा है, ये पूरा ही। ये थोड़ा अच्छा आया, मतलब इसका सेंस थोड़ा केयरफुली समझना। पहले तो एक काम करो, इसको रीड करो मेरे साथ। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, तो ये नया ऐड हुआ है प्रोविजो, नो ऑफर और इन्विटेशन ऑफ एनी सिक्योरिटीज अंडर दिस रूल शैल बी मेड टू अ बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेट इन और अ नेशनल ऑफ अ कंट्री विच शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद इंडिया। देखो एक बेसिक इंग्लिश है, लॉ में हमेशा यूज आएगी और आपको लैंग्वेज समझने में आसान देगी। 2 नेगेटिव उड़ा दो, नो से स्टार्टिंग हुई है, इसको किससे खत्म कर दो, अनलेस से, ठीक है। तो ऑफर कब दे सकते हैं, जब बॉडी कॉर्पोरेट नेशनल जो भी है हैव ऑब्टेन्ड
गवर्नमेंट अप्रूवल अंडर फेमा। तो देखो अब ये पॉइंट क्या है उसको समझो, ये प्राइवेट प्लेसमेंट का टॉपिक है। पॉइंट क्या कह रहा है, नो ऑफर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट टू नेबर कंपनी एंड सिटीजन्स। किसके बिहाफ पर, लैंड वाले नेबर के बिहाफ पर, जो अपना बॉर्डर कहते हैं इसमें शेयर करते हैं। लैंड से भी बेटर वर्ड बॉर्डर ले लेते हैं। विदाउट प्रायर अप्रूवल of government as required under FEMA Foreign Exchange Management Act। मतलब नेबर में पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना ये सभी तो आ जाएंगे। तो इनकी कंपनियों को या इनके बंदों को कहते हैं इसमें आपको शेयर्स देने हैं प्राइवेट प्लेसमेंट पे, पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लो। ये नया ऐड हुआ। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट में देखो एक ही चीज कहते हैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड की है। डीपीटी 3 बेसिकली कहते हैं इसमें आरओसी को फाइल होता है। ये डीपीटी 3 कहते हैं इसमें सबमिट कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। पहले कौन करी थी, कंपनी। अब इसमें वर्ड एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, ऑडिटर। तो पहले क्या कहते हैं इसमें देखो था, ये सब पेज नंबर आईसीए के मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। A duly audited return of deposits in DPT 3 जिसमें 31 मार्च, ये रूल 16 का पार्ट है। आपको और थोड़ा स्पेसिफिक, ये इसने लिख ही दिया। वो हर साल आरओसी को हम फाइल करते हैं ऑन और बिफोर 30 जून ऑफ एवरी ईयर, ये ठीक है। पर अब ये क्या कह रहा है, फाइल कौन करेगा, ऑडिटर करेगा। मतलब ऑडिटर के रूट से डीपीटी 3 किसको फाइल होगा, आरओसी को। ये एक नया आया चार्ज। जब कोई कंपनी अपनी एसेट्स की सिक्योरिटी पर लोन लेती है तो उसकी एसेट्स पे लायबिलिटी आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज। और सेक्शन 77 कहता है उस चार्ज का रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन किससे करवाना है, आरओसी से। वो सेक्शन 77 किस पर एप्लीकेबल नहीं है, इधर। तो देखो सेंस क्या बना, नथिंग contained in this rules apply to any charge required to be created or modified by a banking company in favor of RBI। तो सेंस क्या बना, आरबीआई ने किसी बैंकिंग कंपनी को लोन गिवन किया तो उसे नो नीड टू रजिस्टर चार्ज इन फेवर ऑफ आरबीआई। ठीक है। साइनिंग ऑफ चार्ज ई फॉर्म्स, तो देखो इसमें थोड़ा सीए और का काम बढ़ गया। आईआरपी ये आईबीसी एक्ट में आता है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल ये भी आईबीसी एक्ट में आ रहा है। फॉर्म नंबर CHG 1 किसका है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज का। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर रहे हो तो पहले इनसे वेरीफाई करवाओ। CHG 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज। CHG 8 application to CG under section 87 for
रेक्टिफिकेशन इन रजिस्टर ऑफ चार्जेस, जो आरओसी को आपने डेटा फाइल किया उसमें कोई चेंज है, और एक्सटेंशन ऑफ टाइम। आप 87 पढ़ोगे तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम केवल सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का, वो 300 डेज में भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। क्वेश्चन आईसी ने मॉडिफिकेशन पर भी दे रखा है, वो भी यही आता है। और कहते हैं इसमें साथ में आपका क्रिएशन वाला टाइम भी यहां पर, मतलब ऐसे सेंस ध्यान रखो, चार्ज का चाहे क्रिएशन का रजिस्ट्रेशन है, मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन है, चाहे सेटिस्फेक्शन का रजिस्ट्रेशन है, अगर नॉर्मल टाइम और आरओसी वाला एक्सटेंडेड टाइम में नहीं हुआ तो किसकी अप्रूवल लेनी है? सीजी की। सीजी फिर टाइम बढ़ाएगी। CHG 9 ये भी रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज है, इन केस ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के लिए स्पेसिफिक ये लास्ट फॉर्म आता है इस चैप्टर में, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं। इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सॉरी, इंस्पेक्शन ऑफ ROM एक्सेट्रा, ठीक है। ये कह रहा है कि सर ये पर्टिकुलर्स जो हैं, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टर या इंडेक्स और रिटर्न, एनुअल रिटर्न in respect of the members of company shall not be made available for any inspection under section 94, namely किसको नहीं? एड्रेस और रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ईमेल आईडी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, पैन नंबर। मतलब ये डेटा कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड, ये नहीं ले सकते। इसके अलावा आप ROM में जितनी डिटेल देखनी है देख लो। डिविडेंड में नया कुछ नहीं है, पुराने वाला ही है। जो SBO सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के शेयर्स अंडर सेक्शन 90 वो भी कहां चले जाएंगे? IPF में। ये तो पुराना डेटा है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी में ये वाला रिपीट है, मतलब ये भी नवंबर 19 में था। कोविड-19 के लिए अगर आप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन सिलेंडर और समथिंग स्टोरेज और इनकी व्यवस्था कर देते हो, क्योंकि सेकंड कोविड वेव में बहुत जने मरे बेचारे इस वजह से, तो वो कोविड में आ जाएगी। तो ये तो ओल्ड है, रिपीट है। आपके पास अगर लेटेस्ट मटेरियल आइस है तो उसमें ऑलरेडी मिलेगा, पता नहीं फालतू ही दे दिया। ये ठीक है, ये न्यू है। हर घर तिरंगा, आजादी का अमृत महोत्सव, अगर इसके नाम पर कोई कंपनी वो तिरंगे बंटवा देती है घर घर में तो उसको CSR एक्सपेंडिचर में काउंट कर सकती है। तो ये तो फिर भी ठीक है। ये थोड़े फॉर्म नंबर कहते हैं इसमें, देखो ये क्या कह रहा है कि CSR का जो फॉर्म नंबर है वो ROC को हम फाइल करते हैं टू रजिस्ट्रार फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और फिर फॉर्म AOC4 XBRL जो आप कहते हैं इसमें 137 में किसको फाइल करते हो? ROC को, उसके साथ दे दोगे। सेंस क्या बना? जब कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको फाइल करती है? ROC को अंडर सेक्शन 137, उसके साथ वो CSR के फॉर्म भी फाइल कर देगी, ठीक है। ये सही है। ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग करके पहले ये था कि 1 अप्रैल 22 से एप्लीकेबल होगा, पर अब कह दिया कि वो कब से एप्लीकेबल है? 1 डे ऑफ अप्रैल 2023। मतलब अब कंपनी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं इसमें सॉफ्टवेयर यूज लेगी, या ऐसा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज लेगी जिसमें ऑडिट ट्रेल एंड एडिट लॉग के फीचर्स हो। मतलब टाइम एंड डेट वाइज एंट्रीज होगी, जिस दिन चेंज किया उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो ऑडिटर का आधा काम तो आसान, ओरिजिनल एंट्री है या नहीं पता चल जाएगा। तो ये जो डेट है पहले 1 अप्रैल 22 थी, अब क्या होगी? 1 अप्रैल 23। तो फॉलो कर लो।
ये फालतू है। जो यहां हमने अभी देखा था ना, ये फाइल करने 31 मार्च 22, ये बढ़ के पहले हुआ 31 मई 22, यही कहानी खत्म नहीं हुई, फिर और बढ़ के हो गया, कहा गया 30 जून 22। ये रिस्क ले सकते हो। ये फिर ठीक है। मतलब सबसे पहला देखो, कहते हैं इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करोगे उसकी एक्सेस कहां पर होनी चाहिए? इंडिया में। इन्होंने बस और थोड़े से वर्ड ऐड कर दिए, एट ऑल टाइम्स, हर समय होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो, किसी फॉरेन कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज ले लिया, तो क्या अब कहते हैं इसमें जिसको भी इंस्पेक्ट करनी हो फॉरेन जाएगा इंस्पेक्शन के लिए? नहीं, हर समय उसकी इंडिया में एक्सेस होनी चाहिए। ये क्या है? जो बैकअप था, कहां गया? ये जो बैकअप था बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, पहले आप क्या लेते थे? पीरियोडिक बेसिस पे, और पीरियड था नहीं, नाउ डेली बेसिस पर लोगे बैकअप, ताकि डेटा आप एक दिन का भी एक्सक्यूज ना ले लो, सर इसका तो बैकअप लेते उससे पहले डेटा उड़ गया। नहीं, डेली बेसिस पर बैकअप। ये सीएसआर में अमेंडमेंट आए, देखो वैसे तो ये अमेंडमेंट पहले से ही कहते हैं इसमें था, पर इन्होंने उसको सेंस थोड़ा सा अलग दे दिया। कौन सी कंपनियों को सीएसआर कमेटी कहते हैं इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, तो पहले उल्टा करो, 135 क्लॉज 1 कौन सी कंपनियों को सीएसआर कमेटी बनानी है? जिसका जस्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में नेटवर्थ कितनी है? 500 करोड़ और मोर, टर्नओवर कितना है? 1000 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट कितने हैं? 5 करोड़ और मोर। इन 3 में से 1 भी कंडीशंस पूरी होगी तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? सीएसआर कमेटी। अगर ऑल 3 कंडीशंस 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक फुलफिल नहीं हो रही तो आपको सीएसआर कमेटी कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, जब तक कि वो क्राइटेरिया फिर से फुलफिल ना हो जाए। तो ये कह रहे हैं कि सर ये वाला जो कहते हैं इसमें प्रोविजो है, ये न्यूली इंसर्टेड है। मेरा मानना है न्यूली इंसर्टेड कहां से हुआ? ये तो पहले से ही था। बस ये इसके बाद एक और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया कि अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में आपका कोई बैलेंस रह गया तो उसको आप कहते हैं इसमें कहां ट्रांसफर कर दोगे? वो सीएसआर कमेटी जो अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट है फिर शेड्यूल 7 वाले फंड में। तो ये कोई खास क्वेश्चन लायक मटेरियल नहीं है। इसके अंदर देखो क्या हुआ, कोई भी कंपनी सीएसआर एक्टिविटी, ध्यान रख लेना सीएसआर बहुत मोटा टॉपिक है, मतलब चैप्टर 9 के अंदर अकेला सीएसआर ही आधा टाइम खा जाएगा आपका, और ये क्लॉजेज और के चक्कर में गए तो और ज्यादा खाएगा। तो डायरेक्ट टू द पॉइंट वाले टॉपिक करो सीएसआर के लिए। खैर बैक टू द पॉइंट। तो देखो कोई भी कंपनी सीएसआर एक्टिविटी किसके रूट से कर सकती है? खुद के बंदों के रूट से भी, या फिर किसके रूट से? किसी सेक्शन 8 कंपनी, रजिस्टर्ड ट्रस्ट या सोसाइटी के रूट से। बस इन्होंने ये मैटर ऐड कर दिया, कौन से वाले रजिस्टर्ड ट्रस्ट सोसाइटी के रूट से आप खर्चा करोगे? जिनको इनकम टैक्स एक्ट में छूट मिल रही है, केवल उसी के रूट से। यहां पर भी यही है, यहां पर भी यही है। तो बस ये इनकम टैक्स वाला प्रोविजन एक्स्ट्रा ऐड हो गया, आप देखो, वरना बाकी डेटा तो पहले ही था। बस पहले वाले में क्या है, इनकम टैक्स एक्ट के वो इतने सारे वो सेक्शन नहीं थे, अब वो क्लॉजेज के साथ इन्होंने ऐड कर दिए। आप यही लिख दो, वही सेम सेंस कहता है इसमें बनेगा। बस वो क्लॉजेज नंबर वैसे भी मेरा मानना जल्दी से याद तो होने नहीं, तो ये कोई खास चेंज नहीं है, ये ठीक है। मतलब दो चीजें, एक इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ सीएसआर है, ठीक है, और एक कहते हैं इसमें वर्ड क्या है, ये डेटा। तो इंपैक्ट असेसमेंट और सीएसआर थ्रू
CSR कमेटी, सॉरी, थ्रू इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी। मतलब आप किसी एरिया में लास्ट 3 ईयर से एवरेजली 10 करोड़ खर्च कर रहे हो, तो उस एरिया में कुछ सुधार हो जाना चाहिए या नहीं? हो जाना चाहिए। वो सुधार कितना हुआ उसका हम इम्पैक्ट असेसमेंट करवाते हैं, किससे? इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी से। तो इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी क्या सोशल सर्विस करेगी? नहीं, वो पैसा तो लेगी। तो कंपनी इस इम्पैक्ट असेसमेंट एजेंसी को IAA कितना पेमेंट कर सकती है? मैक्सिमम 2% ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, उस साल का जो भी CSR एक्सपेंडिचर था, और ₹50 लाख। पहले 5% होता था, वो अब 2 हो गया। पहले विच एवर इज लेस था, अब विच एवर इज हायर कर दिया। लेस से क्या बन गया? हाई। तो मतलब ये नया डेटा आ गया। तो ये देखो आपके मेन अमेंडमेंट, जिनको मैंने टिक मार किया है, मेरे साइड से अलग से लिखा है, वो अमेंडमेंट आपके सारे काम के। बाकी अमेंडमेंट इतने कोई खास नहीं है। केस स्टडी और क्वेश्चंस करते हैं। देखो इस केस स्टडी को थ्रू आउट आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी इसके वो 4 MCQ अटेंड होंगे। मॉडर्न लिमिटेड एक कंपनी है, तो कंपनी का नाम ये हो गया। ये कौन सी कंपनी है? अनलिस्टेड। केस स्टडी में हमेशा ध्यान रखना, की डेटा ही ऐसे अंडरलाइन करना पेंसिल से। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में। अब इसको 18th AGM बुलानी है, ठीक है। तो 18th AGM के लिए मॉडर्न कहते हैं, इसमें जो ये लिमिटेड है, ये इसकी मेंबर है फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन की। तो एक एक्सपो होने वाला था, तो इसने सोचा जो एक्सपो का हॉल है उसमें मीटिंग बुला लेंगे। और ये एक्सपो देखो कहाँ होने वाला है? मुंबई में। और एक कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहां पर है? मुंबई में। तो नॉर्मली एजीएम कहां बुलानी पड़ती है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस के नियर अबाउट कहते हैं इसमें जो भी आपका एरिया है वहां बुला लो, विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। तो अब ये सोच रही है यहां पर हम बुला लो, तो विद इन सेम सिटी टाउन और विलेज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एक्सपो कहते हैं इसमें लेट चालू हुआ, क्योंकि कहते हैं इसमें बीएमसी ने उस हॉल पे कब्जा कर रखा था वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नाम पर। तो इसने सोचा जो 18th AGM पहले कौन सी डेट को बुलानी थी? 16 से 19, उसको पोस्टपोन कर दिया। कौन सी डेट को? 27 सितंबर। कोई दिक्कत नहीं, 30 सितंबर तक बुला सकते हो। नोटिस ऑफ द मीटिंग, मतलब देखो आप बुला कब रहे हो? 27 सितंबर को, ठीक है। नोटिस आपने कब भेजा? 5 सितंबर 2022। तो देखो 5 और 27 अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, तो सितंबर के 4 डे हटा दो, सितंबर के 3 डेज पीछे के हटा दो। सितंबर कितने का होता है? 30। 4 कहते हैं इसमें शुरुआत के हट गए 4 सितंबर तक, 3 पीछे के कहते हैं इसमें हट गए। तो इसका मतलब कितने डेज बचे? 23। 2 दिन कौन से लेस करो? डेट ऑफ मीटिंग, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस, बचे कितने? 21। नोटिस वाज पोस्टेड, तो 48 आवर्स पोस्ट के लेस करो, तो दिन कितने बचे? 19। अगर इस डेटा को कहते हैं इसमें क्वेश्चन बनाएगा तो ये शॉर्टर नोटिस है, और इसके लिए फिर 95% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। खैर, एक मिस्टर अशोक इंसॉल्वेंट था लेकिन अनडिस्चार्ज, मतलब अभी तक इसने पेमेंट नहीं की।
Notice was sent to assignee while a willful omission was made in giving notice in case of Mr. अंजुम। 3 सिचुएशन, इंसॉल्वेंट है, इसको नोटिस नहीं जाएगा, इसके ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को जाएगा। सेकंड, एक आपने कहते हैं इसमें नोटिस जानबूझकर नहीं भेजा, अकेला मेंबर पूरी मीटिंग की प्रोसीडिंग को अवॉइड करवा देगा। मिस्टर सिंह को मीटिंग में क्या बनाया गया? चेयरमैन बाय शो ऑफ हैंड, लेकिन मनोहर रस्टर्ड इज डिसेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर सिंह एज चेयरमैन ऑफ द मीटिंग एंड सॉट अ पोल टू इलेक्ट एज चेयरपर्सन। तो मतलब मीटिंग में फर्स्ट प्लेस पे वोटिंग सेक्शन 107 किसके रूल से होता है? शो ऑफ हैंड, जब तक कि कहते हैं पोल की डिमांड ना हो जाए। अब पोल की डिमांड कहते हैं इसमें की गई, वो 5 लाख के शेयर्स और वाले कर ही सकते हैं। तो मनोहर ने कहते हैं इसमें एज सब्सटेंशियल वोटिंग राइट ऑफ कंपनी बीइंग पार्ट ऑफ प्रमोटर ग्रुप, इससे फर्क नहीं पड़ता, पोल लिया गया। अब मिस्टर सिंह ने वोटेड ट्वाइस इन कैपेसिटी एज ए मेंबर एज वेल एज चेयरमैन, कर सकता है, चेयरमैन का राइट होता है, उसके पास मीटिंग में 2 वोटिंग राइट है, कास्टिंग वोटिंग राइट, एक मेंबर की बिहाफ पर और दूसरा एज चेयरमैन, तो 2-2 वोट दे सकता है। और फिर मिस्टर सिंह को कहते हैं इसमें आपने क्या कर दिया? ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से अपॉइंट कर दिया, तो अपॉइंटमेंट सही है। मिस वर्णिका हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी अटेंडेड द मीटिंग एज आलोक्स प्रॉक्सी। देखो गौर से, वर्णिका क्या है? प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी वोट किस में नहीं कर सकता? शो ऑफ हैंड्स में नहीं, प्रॉक्सी वोट केवल और केवल किस में करेगा? पोल में। मिस्टर सिंह जब इलेक्ट हो रहा था शो ऑफ हैंड से, तो इसने वोट किस में दिया? शो ऑफ हैंड में। और बाद में इसने क्या किया? पहले तो फेवर में दिया शो ऑफ हैंड में, फिर बाद में क्या किया? अगेंस्ट में दे दिया पोल में। तो केवल कौन सा वाला वोट आएगा? ये, क्योंकि इसको शो ऑफ हैंड से वोट देने का राइट ही नहीं है। मिस्टर मनोहर रेजेस द क्वेश्चन ऑन अ वोट दैट इज कास्टेड बाय मिस्टर सिंह इन हिज कैपेसिटी एज चेयरमैन, hence he passed the remarks on him and his allies which can be considered defamatory in nature। मतलब जब मिस्टर सिंह ने 2-2 वोट दे दिए, तो जो नालायक मनोहर था उसने कहा नालायक चेयरमैन बन गया, इसके लिए कहते हैं इसमें 2-2 वोटिंग राइट एक्सरसाइज कर रहा है। अब मिस्टर सिंह चेयरमैन को लगा ये तो मेरा डिफेमेशन है, उसने उस मैटर को मिनट से हटा दिया। तो क्या चेयरमैन ऐसा कर सकता है? बिल्कुल, चेयरमैन के पास एब्सोल्यूट पावर है मिनट्स में से कोई भी ऐसा मैटर जो डिफेमेटरी है किसी पर्सन का, या इररिलेवेंट और इमैटेरियल है, या डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, वो हटा सकता है। चलो अब क्वेश्चन लेते हैं। रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ मीटिंग गिवन बाय मॉडल लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू पिक द करेक्ट ऑप्शन। देखो एक क्वेश्चन में हमेशा देखा करो, ट्रू पूछा है फॉल्स, नॉट पूछा है या नहीं, ये देखा करो। मॉडल लिमिटेड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ नोटिस एज रिक्वायर्ड, बिल्कुल गलत। लेंथ ऑफ नोटिस फिक्स है 21 क्लियर डेज नोटिस, जो इनडायरेक्टली 25 बन जाएगा अगर नोटिस पोस्ट है। नोटिस शैल बी गिवन टू मेंबर इररेस्पेक्टिव इज सॉल्वेंट, एडजस्ट और डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, नहीं, गलत है। किसको देना है? ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी को। नोटिस शैल बी गिवन टू असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर, ये बिल्कुल देखो सही हो गया। विलफुल ओमिशन इन गिविंग नोटिस विल इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग ऑफ मीटिंग, ये भी सही है। तो आंसर 3 और 4, ये मैंने पीछे आंसर ढूंढते मैंने एक जगह यहीं कर रखे हैं। रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ 18th AGM ऑफ मॉडल लिमिटेड डिसाइड वेदर एप्लीकेबल प्रोविजंस वायलेटेड और नॉट, नो। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। ये मीटिंग भी कहां बुला रही है? मुंबई में। कोई फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड ऑफिस वाले प्लेस पे नहीं, सेम सिटी टाउन और विलेज तो है, तो इसने कोई वायलेशन नहीं किया। बस इसमें एक गलती इन्होंने क्या की, ये जो आंसर है AGM shall be held either at registered office or corporate office of the company or even at some other place within same city town or village in which registered office of company is situated, मेरा मानना है आंसर ये आएगा। अगर आप इसको बेस बना रहे हो तो इसमें एक कंडीशन जुड़ती है, नो वायलेशन बिकॉज AGM ऑफ द सेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया, नहीं। अगर इसको लेना है तो फिर ये वर्ड ऐड करो, इफ कंसेंट of all members obtained in advance।
जब तक ये नहीं होगा तब तक इस आंसर का कोई सेंस नहीं। आंसर ये बनेगा सी वाला, 100% सी आंसर है। रिगार्डिंग वोट कास्टेड बाय मिस वर्णिका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रुथ इन लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। वर्णिका प्रॉक्सी थी, उसने शो ऑफ हैंड भी कर दिया और पोल भी दे दिया। शो ऑफ हैंड काउंट ही नहीं होगा, पोल काउंट होगा। नॉट अलाउड टू कास्ट पोस्ट। Regarding inclusion exclusion of remarks by Mr. Manohar, advise the company secretary which of the following statement hold truth। चेयरमैन ने डिसाइड कर दिया, इसको रिमूव किया जा सकता है। डॉट 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 इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। आगे पढ़ो ही मत। कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन आते ही एक ही सेंस है, लिटरल रूल, मोस्ट फंडामेंटल रूल, क्योंकि जब वो हटेगा तो बाकी रूल्स का नंबर चालू होगा। एबीसी लिमिटेड के शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। करंट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 23। सेबी को लगा कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ इरेगुलरिटी है, तो सेबी ने एप्लीकेशन किसको दी? ट्रिब्यूनल को। सेबी जा रही है ट्रिब्यूनल के पास। अगर मुझे क्वेश्चन बनाना होता ना तो मैं 13-14 की जगह 15-16 लिखता, थोड़ा कंफ्यूजन उससे पैदा होता। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। ये एप्लीकेशन दे रही है फॉर रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। तो सेक्शन 130 के अकॉर्डिंग फॉर मैक्सिमम ऑफ 8 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर्स की बुक्स खुल सकती है, इससे ज्यादा पुरानी नहीं। अब आप कौन से ईयर में अप्लाई कर रहे हो? इन FY 22-23 माइनस क्या कर दो? 8 ईयर्स, तो कितना आंसर आ जाएगा? 14-15। ज्यादा ज्यादा 14-15 की और खुलवा सकते हो, मतलब 14-15 से लेके 21-22 तक की बुक्स खुलेंगी, उससे पुरानी नहीं, क्योंकि 8 प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा बुक्स पुरानी नहीं खुल सकती। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 128 क्लॉज 5 में कंपनी को ऑर्डर दे रखा है कि आपको लॉन्गर देन 8 ईयर्स मेंटेन करनी है, वो एक अलग मैटर है। अमाउंट एक्यूमुलेटेड इन IPF शैल नॉट बी यूज्ड फॉर। देखो IPF का पैसा 125 क्लॉज 3 कहता है किसके लिए यूज में आएगा। नंबर 1, किस नाम से ट्रांसफर हुआ? अनपेड डिविडेंड, एप्लीकेशन मनी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स का रिडेम्पशन, मैच्योर डिपॉजिट्स का पैसा उसको रीपे करने में, बिल्कुल लो, तो इसमें तो कर सकते हैं। अब देखो मैं कह रहा था ना, वो नॉट है, यस है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ट्रू है, फॉल्स है, जरूर देखा करो क्वेश्चन में। इसने नॉट लिखा है। MCQ लॉटरी है एग्जाम में। अगर आपने नेगोशिएबल और इंटरप्रिटेशन कर रखा है तो आप 30 मार्क्स में से 25 मार्क्स के MCQ इजीली अटेंड करोगे, कम से कम 25 मार्क्स। वो स्कोरिंग है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। और फिर उसके बाद सब्जेक्टिव में जाओ। सब्जेक्टिव में ICAI के जो पास्ट MTP RTP सजेस्टेड हैं, आप तो और कुछ नहीं, न्यू स्कीम May 18 से जो आई है बस वो फॉलो कर लो। VSI मॉड्यूल मिल जाए तो उसको वैसे अगर किसी फ्रेंड से ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि VSI मॉड्यूल में सब ऐड है। तकरीबन 30 से 40 मार्क्स के मिनिमम सब्जेक्टिव क्वेश्चन VSI मॉड्यूल से आएंगे। इतने सालों तक तो आए, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी आरसी इंस्टीट्यूट यही करेगी। सेकेंड, रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस फॉर क्लास एक्शन फाइल अंडर सेक्शन 37-45, तो ये भी पैसा मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग, फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। एंड लास्ट थिंग, फॉर पेमेंट टू द पर्सन सफर्ड लॉस ड्यू टू डिसजॉर्जमेंट ऑफ गेन अंडर सेक्शन 38। तो देखो ये भी था, ये भी था, ये नहीं है। ये कह रहा है ग्रांट और डोनेशन टू CG। CG को IPF से पैसा निकाल के दो जिससे CG फिर से IPF में दे दे। मजाक लगा रखी है, ये गलत स्टेटमेंट है।
Which among the following not be considered as a foreign instrument? देखो foreign instrument which is not an inland instrument. अब inland instrument सेक्शन 11 क्या कहता है? सबसे पहला जो मेड या ड्रॉन इन इंडिया, तो पहली कंडीशन तो एनी हाउ यही पूरी होनी चाहिए, एंड वर्ड है। सेकंड में दो कंडीशन है, या तो पेबल इन इंडिया और पेबल टू अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट एनी हाउ होनी चाहिए मेड और ड्रॉन इन इंडिया, सेकंड टू है उसमें से कोई सी भी एक कंडीशन पूरी हो जाए, वो इंस्ट्रूमेंट कौन सी है? इनलैंड। फॉरेन जो इनलैंड नहीं है। अब इसने क्या पूछा, कौन सी इंस्ट्रूमेंट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट नहीं मानी जाएगी, मतलब कौन सी इंस्ट्रूमेंट इनलैंड है? फर्स्ट, अ बिल ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, नहीं। देखो सबसे पहला सेकंड की कहते हैं, इसमें दो कंडीशन में से एक पूरी होनी चाहिए, इसमें से एक भी नहीं हुई, तो ये क्या नहीं है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब बिल ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बट पेबल आउटसाइड इंडिया, फिर नहीं है। अब बिल ड्रॉन ऑन अ पर्सन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडिया। देखो ड्रॉन आउटसाइड इंडिया आते ही फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। अब बिल ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, मतलब सेंस क्या दे रहा है? इंडिया में ही बना है, बट पेबल आउटसाइड इंडिया, कोई दिक्कत नहीं। एक ये कंडीशन पूरी हो गई, मेड इन इंडिया, वो साइलेंटली मानो। बिल ड्रॉन ऑन अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मतलब इंडिया में ही बना है, और ये सब कहते हैं इसमें आउटसाइड द इंडिया वाले पे बने थे, तो ये तो वैसे ही खत्म हो गए, पहला पॉइंट पूरा नहीं हुआ। और सेकंड दो में से एक कंडीशन पूरी होनी चाहिए, रेजिडेंट इंडिया, देखो ये पूरी हो गई, तो आंसर डी। Who cannot inspect the register of charges and instrument of charges during business hours? देखो ऐसे नालायक है, ये सेक्शन 85 वैसे तो उसने कोर्स से हटा रखा है, ट्रिम कर रखा है, पर इसका क्वेश्चन बनता है इंस्पेक्शन वाला। रजिस्टर ऑफ चार्जेस कहते हैं इसमें, या इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, मेंबर्स और क्रेडिटर्स तो फोकट में इंस्पेक्ट कर लेंगे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, लेकिन ये जो अदर देन मेंबर्स और ये इंस्पेक्ट नहीं कर सकते। ये एमसीक्यू अभी आया था नवंबर 22 में, एक नंबर का। देखो डिपॉजिट्स मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम 36 मंथ्स, पर शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड है, मतलब 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस एसपी अकाउंट, तो आप 3 मंथ्स वाले डिपॉजिट भी ले सकते हो। तो 636 एक ही जगह है। चलो एमसीक्यू हो गए, अब सब्जेक्टिव पे आते हैं। Hastprat Limited is an unlisted public company having 5 directors in its board, including 2 independent director. 5 है जिसमें से 2 independent है। चलो संकुल प्राइवेट लिमिटेड इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ, ये नाम ही अजीब है, Hastprat बोले, Hastprat बोले, Hastprat ज्यादा बेटर है। Limited actively carrying on its business, having paid up capital of rupees 1.5 crore with 40 members and turnover of rupees 18 करोड़, और ये स्टार्टअप कंपनी नहीं है, मतलब ये प्राइवेट कंपनी कहते हैं इसमें, लेकिन ये स्टार्टअप नहीं है, और इसकी पेड अप कैपिटल है 1.5 करोड़ एंड टर्नओवर कहते हैं इसमें 18 करोड़, मतलब ये तो स्मॉल कंपनी वाला डेटा पूरा कर रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछा है वेदर संकुल प्राइवेट लिमिटेड इज मैंडेटली रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज अ पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो स्टार्टअप नहीं है, प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप होती है, ओपीसी स्मॉल कंपनी, एंडोर्मेंट कंपनी को छूट दे रखी है हमने सेक्शन 240 में कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट ना भी है तो कोई दिक्कत नहीं। तो स्टार्टअप की वजह से तो कहते हैं इसमें ये होगी नहीं, क्योंकि स्टार्टअप है ही नहीं।
पर ये कौन सा डेटा देखो पूरा करिए, स्मॉल कंपनी। अगर आईसीए ने इस पे ध्यान दिया है, नहीं 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 नहीं, नहीं। स्मॉल कंपनी भी नहीं है, ये तो सब्सिडरी होगी ना, तो स्मॉल भी नहीं रही। हाँ, तो इसके क्या नहीं होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीएफएस वाली एग्जेम्पशन एप्लीकेबल नहीं है, इसको तो बनाना पड़ेगा। ये सब्सिडरी कंपनी, ध्यान रखो, मैंने अभी स्मॉल कंपनी कराई थी। अब ये पूछा आपसे, संकुल प्राइवेट लिमिटेड अगर इन कंपनियों में होती, ओपीसी जरूरत नहीं, स्मॉल कंपनी जरूरत नहीं, डोरमेंट कंपनी जरूरत नहीं, प्राइवेट कंपनी, केवल प्राइवेट नहीं, स्टार्टअप होती तो जरूरत नहीं। तो ये ध्यान से देखो, ये मेन पार्टी, ओपीसी, स्मॉल कंपनी, डोरमेंट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, अगर वो कौन सी है, स्टार्टअप, मे नॉट इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट। सही है। तो देखो ये सबसे पहला ओपीसी होती, तो ओपीसी के अंदर 40 मेंबर्स नहीं हो सकते, तो ये ओपीसी है ही नहीं। मतलब इसने डेटा बहुत ही अच्छा घुमाया है। देखो इसने लिखा है ना विद 40 मेंबर्स, तो क्या ये ओपीसी हुई, मतलब ओपीसी है या नहीं ये भी पूछ लिया और उसके साथ वो डेटा दिया है। सेकंड, स्मॉल कंपनी, नहीं, वो हमने देख लिया क्योंकि वो सब्सिडरी है। डोरमेंट कंपनी, ये बिजनेस कर रही है, तो मतलब वो भी नहीं है। प्राइवेट कंपनी विच इज अ स्टार्टअप कंपनी, इसने खुद नहीं लिख दिया स्टार्टअप नहीं है, तो मतलब ऑल फोर नहीं। जब ऑल फोर नहीं और ये किसकी सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी की, तो इसको पब्लिक कंपनी मानेंगे, तो इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट आएंगे, मैंडेटरली रिक्वायर्ड। बढ़िया क्वेश्चन बाय आईसीआई, गुड। मतलब नॉर्मली अपन कहते हैं इसमें, देखे ना, ऐसा पहले क्वेश्चन आ रखा है जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट स्मॉल कंपनी करके इसने सीधा सॉल्व कर दिया, पर इसने सारी लैंग्वेज यूज किए। देखो ओपीसी पूछ लिया, डोरमेंट कंपनी पूछ लिया, स्मॉल कंपनी कहते हैं इसमें पूछ लिया, स्टार्टअप नहीं है, चलो ये तो इसने बता दिया था। और स्मॉल कंपनी में होल्डिंग सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती, आज मैंने शुरुआत में कराया, ये अभी फिर आ गया। बढ़िया क्वेश्चन। Aman an engineer has started a new company with the name of Nuts and Bolts Private Limited, मतलब ये प्राइवेट कंपनी है, चलो ठीक है। रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं, he got registered a company with the same name. However, Nuts and Bolts is a registered trademark. अच्छा, सेक्शन 16, सेक्शन 16 का वायलेशन अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। ट्रेडमार्क का वायलेशन है तो ट्रेडमार्क ओनर कितने सालों में अप्लाई करेगा, 3 इयर्स। यहां कब अप्लाई कर रहा है, 5 इयर्स। टाइम खत्म, सीजी का दरवाजा बंद। तो क्या कंपनी को कंपेल किया जा सकता है नेम चेंज करने से, नहीं। पर अगर वो हाथ जोड़ ले, सर मेरे ट्रेडमार्क का वायलेशन कर रहे हो, मतलब सेक्शन 13 चेंज हो सकता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ रखा था मंगलूगर के। येलो लिमिटेड रिसीव्ड अ कम्युनिकेशन फ्रॉम सीजी फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीरियडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट। ये देखो क्वेश्चन इन्होंने मई 22 में 3 मार्च का दिया था। एक सेक्शन 129A है, वो कहता है सीजी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज को पीरियडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए कंपेल कर सकती है, फिर उनकी ऑडिट लिमिटेड रिव्यू, और फिर वो पीरियड खत्म होने के विदिन 30 डेज में किसको फाइल करो, आरओसी को। पीरियड क्या है नहीं बताया, बस पीरियडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले नॉर्मली ये रूल किसके लिए हुआ करता था, लिस्टेड कंपनी के लिए। लिस्टेड कंपनी क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, अनलिस्टेड ईयरली बनाती है। पर सीजी ने ऑर्डर दे दिया तो अनलिस्टेड को भी वो एक तरह से पीरियडिकली या क्वार्टरली बनाने पड़ेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब नॉर्मली निधि कंपनी का डेटा इंटर में कम जने फॉलो करते हैं, जबकि ये बेचारा डेटा सेक्शन 20 में भी है और सेक्शन 136(7) में भी है। डेटा क्या है, निधि कंपनी कौन से मेंबर्स को तो एक्चुअल सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट करेगी, भेजे ईमेल, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस, उससे दिक्कत नहीं है। किसको तो वास्तव में भेजेगी, और जो बाकी गरीब बच जाएंगे उनको फिर वो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी के रूट से बताएगी। ठीक है, तो जिन मेंबर्स के पास मोर देन 1% ऑफ पेड अप कैपिटल है, टोटल पेड अप कैपिटल, या मोर देन 1000 रुपीज फेस वैल्यू के शेयर्स हैं, तो उनको तो वास्तव में भेजेगी। बाकियों को कहते हैं इसमें वही न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट,
एंड नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी पे एजीएम और के बारे में बता देगी। तो समझो उपकार निधि लिमिटेड, उसको एजीएम बुलानी है 25 अगस्त 22 को और नोटिस ऑफ एजीएम भेजना है ऑल इट्स मेंबर्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग अ मेंबर, और वो डेटा जो मैंने बोला ना मोर देन 1% ऑफ पेड अप कैपिटल, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में या मोर देन 1000 रुपीज फेस वैल्यू के शेयर्स। मेंबर इंडिविजुअली होल्डिंग शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 800, और जो पेड अप कैपिटल का इतना है तो जा। 2 members jointly holding shares with face value of rupees 1600, जो पेड अप कैपिटल का इतना है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया क्योंकि 2 members jointly होल्ड कर रहे हैं तो अकाउंट कितना होंगे 1 member। 42 members each holding individually face value 600, और ये तो भी जा। All remaining members holding individually more than 1.2% of total paid up capital, तू आ जा। तो इनको तो इंडिविजुअली, बाकियों को किसके रूट से, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस बोर्ड ऑफ निधि कंपनी 2 and 4। तो देखो कंक्लूजन, 2 मेंबर्स ये वाले, इनको इंडिविजुअली, और जो 1 and 3 बच गए उनको इस तरीके से। देखो ये पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन बना है, नया भी है। वायर इलेक्ट्रिक लिमिटेड हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 1 crore अवेल अ टर्म लोन ऑफ 10 lakh फ्रॉम एबीसी बैंक लिमिटेड टू परचेज इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। मिस्टर तार, वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ कंपनीज ऑफ द ओपिनियन दैट इट शैल बी कंसिडर्ड एज डिपॉजिट, इज दिस कंटेंशन करेक्ट? नहीं। देखो कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट्स नहीं है, उसकी अगर कैटेगरी का वो इतने लंबे पॉइंट रूल 2 के बिया पर दे रखे ना, मैंने मेरे स्टूडेंट को क्लास में कहते हैं इसमें शॉर्टकट बताया, वो आपको ही शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट शॉर्ट आउट हो जाएंगे। कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है उसकी बहुत लंबी लिस्ट दे रखी है, उसको उल्टा करो, कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट है। अगर कंपनी ने सिटीजन ऑफ इंडिया से कोई लोन लिया है जिसकी नेचर लोन की तो है ही और साथ में इंटरेस्ट पे करती है, सिटीजन ऑफ इंडिया नेचर वाइज लोन और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, वो डिपॉजिट है, बाकी नहीं है। ये 100% सही नहीं है पर आपका काम हो जाएगा उस रूल 2 के बिया पे कौन कौन से अमाउंट डिपॉजिट नहीं है। सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब हम जैसे नेचुरल पर्सन, इसने लोन किससे उठाया है, बैंक से। बैंकिंग कंपनी से जो लोन लोगे वो इसमें नहीं आएगा, डिपॉजिट नहीं होता, पढ़ लेना रूल 2। गवर्नमेंट कंपनी एलिजिबल टू एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर सेक्शन 76, मतलब ये गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी होगी सेक्शन 76 में। ये कितना परसेंट डिपॉजिट ले सकते हैं मेंबर से, पब्लिक से 35%, रूल 3 साफ शब्दों में बोलता है। लेकिन अगर ये ओनली पब्लिक कंपनी होती तो फिर आंसर ये बिल्कुल सही होता, मैक्सिमम 25%। मतलब पब्लिक कंपनी जो सेक्शन 76 में एलिजिबल है पब्लिक से डिपॉजिट लेने के लिए, मतलब उसकी नेटवर्थ कितनी है 100 करोड़ और मोर, या फिर टर्नओवर कितना है 500 करोड़ और मोर, तो वो पब्लिक से 25% से ज्यादा डिपॉजिट नहीं ले सकती, क्योंकि 10% कहते हैं इसमें मेंबर्स हैं। गवर्नमेंट एलिजिबल कंपनी में वो पब्लिक मेंबर का कोई कनेक्शन नहीं है, सीधा 35% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस एसपी अकाउंट दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट गलत है। फिर देखो ये कंपनी 1/4/2020 में बनी, ये बैलेंस एक्सट्रैक्टेड है, ये भी पिछले साल आया हुआ एग्जाम में। सीएसआर पर है, सीएसआर में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले जाते हैं, ये नहीं, तो ये खत्म, ठीक है। कंपनी 2020 में बनी है, तो मतलब बने हुए 2 ही साल हुए हैं, तो सीएसआर के लिए जो हम एवरेज लेते हैं 2% ऑफ नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएट प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, पर अगर कंपनी को एग्जिस्टेंस में 3 इयर्स नहीं हुए तो जितने हुए उसकी एवरेज निकालो, तो इसकी एवरेज आएगी, देखो पहले साल प्रॉफिट इतने आ गए, मतलब 12 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 6 करोड़, इसका आपको निकालना है 2%,
तो 6 करोड़ का 2% 12 लाख। ये इसको CSR पे खर्चा करना है। खत्म। अदर लॉ में देखो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, साहिल ने परचेज किया है फर्नीचर ऑफ रुपीज 1 लाख फ्रॉम मिस्टर पूरन ऑन क्रेडिट। मिस्टर रमन एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद पूरन फॉर गारंटी। देखो, इंडेमनिटी गारंटी में मेन क्वेश्चन, इंडेमनिटी पे आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, गारंटी पे ज्यादा होती है, क्योंकि इंडेमनिटी में 1-2 तो क्वेश्चन बनते हैं, गारंटी में बहुत बनते हैं। गारंटी का जो भी क्वेश्चन आ जाए ना, 3 पार्टीज दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। इसने लोन लिया है, मतलब क्रेडिट पे खरीदा है, तो प्रिंसिपल डेटर। किससे लिया? पूरण से, ये क्रेडिटर। रमन कौन है? श्योरिटी। ठीक है। ऑन ड्यू डेट साहिल ने पेमेंट नहीं की, पूरन ने कहते हैं इसमें शूट फाइल कर दिया रमन के अगेंस्ट में पेमेंट के लिए। मीनवाइल फादर ऑफ साहिल नहीं, सलील है, कोई बात नहीं, सलील ने 20,000 पूरन को दे दिया ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन। रमन को इसके बारे में पता नहीं था, उसने पूरे 1 लाख दे दिए। ओहो, श्योरिटी वापस वही अमाउंट रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर से जो राइटफुली पे हुआ। तो जिस समय ये क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा है, उसे क्रॉस चेक करना चाहिए था कि वो पेमेंट कहते हैं इसमें सही है या नहीं है। ये इन्होंने थोड़ा घुमा दिया ये मुझे एग्जैक्ट सेक्शन याद नहीं आ रहा। एक राइट ऑफ इंडेमनिटी, एक होता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये 2 राइट आते हैं श्योरिटी के, किसके अगेंस्ट में कहते हैं इसमें? प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट में। तो राइट ऑफ इंडेमनिटी में वही अमाउंट राइटफुली कहते हैं इसमें आप रिकवर कर सकते हो जो राइटफुली मेड की है। इसने बस हिंट ये दी, यहां पर जो आंसर उठाया उसे इसके बारे में पता नहीं था और उसने 1 लाख पे कर दिया, इससे सॉल्व किया। पर एक बार आप क्रॉस चेक करना, वो राइट ऑफ अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर में राइट ऑफ इंडेमनिटी, ये उसके बेसिस पे सॉल्व करता तो थोड़ा सा आंसर चेंज होता। पर खैर कोई बात नहीं, नेट नेट क्या बात हुई, 20,000 फालतू मिले, वो पैसा आपको वापस देना है। NI, a bill of exchange is drawn payable to Amir or order, Amir or order. Amir endorsed it to Rani, Rani to Kajol, Kajol to Shahrukh, Shahrukh to Madurai and Madurai to Amir। आए हाय, नेगोशिएशन बैक आ गया सेक्शन 90। मैं अगर मजेदार बात करूं, कई सालों से इसका वेट कर रहा था, नेगोशिएशन बैक। समझो पॉइंट क्या है। एक बिल है, तो ऐसे समझो, मिस्टर क्वेश्चन मार्क ने एक बिल आमिर के फेवर में बनाया। आमिर टू गया रानी, रानी टू काजोल, काजोल टू शाहरुख ये तो मेरे को फिल्म का याद आ रहा है जो DDLJ थी, और थोड़ा आमिर खान और आगे। शाहरुख टू माधुरी, सारे पुराने कैरेक्टर ले आए, और माधुरी ने वापस किसको दे दिया? आमिर। इसको बोलते हैं नेगोशिएशन बैक। नेगोशिएशन बैक का एक बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखो, जो उसका होल्डर है नेगोशिएशन बैक के बिहाफ पर, वो इंटरमीडिएट पार्टी से पैसा वसूल नहीं कर सकता। मतलब आमिर, रानी, काजोल, शाहरुख, माधुरी से पैसा नहीं ले सकता। लेकिन अगर इसने सेंस रिकॉर्ड्स लिख दिया तो मतलब इसने इनके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी नहीं ली। सेंस रिकॉर्ड्स वर्ड का मतलब क्या है? विदाउट लायबिलिटी। तो ये पैसा ले सकता है। देखो, एक चेन वाला सिस्टम होता है, जो पर्सन बॉटम ऑफ द चेन पर होता है वो टॉप ऑफ द चेन पर किसी को भी लायबल कर सकता है। मतलब इंस्ट्रूमेंट गौर से देखो कैसे चलिए। क्वेश्चन मार्क टू आमिर, इसको तो हटा दो। रानी को आमिर ने दिए, तो रानी बॉटम पर और आमिर टॉप पर है। रानी पैसा किससे ले सकती थी? इससे।
सिमिलरली ये भी ले सकते हैं। तो पहले आमिर की इन सब के लिए क्या है, लायबिलिटी। अब आमिर खुद इनसे नीचे चला गया, यही तो हुआ। तो पहले गौर से देखो, आमिर की क्या थी, लायबिलिटी। अब आमिर आ गया नीचे, तो आमिर का क्या बन गया, राइट माइनस लायबिलिटी आपस में एडजस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आमिर ने सेंस रिकॉर्ड्स लिखा था तो ये माइनस बना ही नहीं, तो आमिर बॉटम ऑफ द चेन पर है। अब ये टॉप ऑफ द चेन पर किसी से भी पैसा ले सकता है। इसको नेगोशिएशन बैक बोलते हैं और सेंस रिकॉर्ड्स का तड़का लगाया। बढ़िया क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन है, रिपीट ऐसे करती है तकरीबन हर 2 अटेम्प्ट में, 1 से 2 अटेम्प्ट वो मई 18 से पहले वाले क्वेश्चंस ला रही है। जीसी एक्ट ये तो आसान है। एम ओन्ड लैंड विद 50 टमराइन ट्री, इमली के पेड़, उसने लैंड बेच दी टिम्बर के साथ। अब ये पूछ रहा है क्या टिम्बर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बिल्कुल नहीं। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, लैंड, वो ये नहीं है। बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड, नहीं होगा। वो तो कोई कोल माइंस की माइनिंग है, किसी एरिया से मछली पकड़ने का राइट, फॉरेस्ट कहते हैं इसमें, एरिया से फॉरेस्ट प्रोडक्ट ले जाने का एग्रीमेंट, मतलब वो सब राइट्स से रिलेटेड बातें होती है। फिर थिंग्स अटैच टू अर्थ, वो ये है नहीं, कट गया पेड़ से, ट्री होता तो मान लेते। और थिंग्स परमानेंटली कहते हैं इसमें, फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ, वो भी नहीं है। तो ट्री इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लास्ट लेते हैं इंटरप्रिटेशन। व्हेन कैन द प्रीएम्बल बी यूज्ड एज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्टैट्यूट। देखो प्रीएम्बल क्या होती है, इंटरनल एड। इंटरनल एड जितनी भी है वो हम कब यूज में लेंगे, देखो हम लिटरल से बाहर कब जानते हैं, जब एक्ट की लैंग्वेज एम्बिगुअस होती है। अगर एक्ट की लैंग्वेज एकदम प्लेन है, जितने सेंटेंसेस, फ्रेजेस और एक्ट में यूज में एकदम प्लेन मीनिंग देते हैं, तो लिटरल रूल से बाहर नहीं जाएंगे। तो प्रीएम्बल को कब यूज में लेंगे, अब थोड़ा प्रीएम्बल की आप लैंग्वेज पे जाना चाहो तो इसने पूरी थ्योरी दे रखी है, पर हमारा मेन काम क्या है, जब एक्ट की वर्डिंग में एम्बिग्विटी है तो किसको यूज लो, प्रीएम्बल को। ये मैं थोड़ा सा मानता हूं, ये ज्यादा भावनाओं में बह गया कि एक्ट का स्कोप आपको कहते हैं स्पेसिफिक वर्ड्स और जनरल वर्ड्स तक डिटरमाइन करना है तो भी यूज ले लो। मैं इसको प्रिफर करता, ये आसान भी है और जल्दी हो जाएगा। लास्ट थिंग देखो, कोर्स कैसे करना है एग्जाम में। मेरा तरीका यह है कि मैं कैटेगरी ए बताता हूं, चैप्टर 5 to 10 ऑफ कॉर्पोरेट लॉ। क्योंकि इसको करने का फायदा ये है, आईसीआई ने पेयर बना रखा है, 5 to 7 नियर अबाउट 24-25, 8 to 10 वही 24-25, तो तकरीबन 50 मार्क्स तो आपको इससे मिल जाएंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तकरीबन 13 से 15 मार्क्स, और फिर जीसी जनरल क्लॉजेज एक्ट 8 to 10 मार्क्स। तो नियर अबाउट आप केवल इन्हीं चैप्टर को कर जाओ तो मेन एग्जाम में 70 से 75 मार्क्स के राउंड के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आउट ऑफ 121 या 122। अब ये टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि 70 से 75 मिलेंगे, चलो 10% का डेप्रिसिएशन लगा लो, एक क्वेश्चन चॉइस है वो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दिया तो भी 65 के राउंड तो मिलेंगे। उसमें से 10% आप और डेप्रिसिएशन लगा दो, आपने अच्छा नहीं लिखा, बाकी तो देंगे। तो केवल आप ये चैप्टर कर जाओ अच्छे वाले, मतलब आधी रात को उठा के पूछ ले, एकदम टू द पॉइंट आए, तो भी 50+ लॉ में आ जाएंगे। तो मेरी साइड से आरटीपी आपके लिए खत्म, बाय बाय।